महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज के जो ये विषय हैं ये सब एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से संगठित है और हमारे पूर्व के सभी विधायकों ने जिन्होंने यहाँ पर अभी चर्चा करी, काफ़ी पॉजिटिव चर्चा और बहुत अच्छे सजेशन सरकार को दिए हैं। वाकई में ये बात तो माननी पड़ेगी कि कल जैसे हमारे मंत्री महोदय राज्यवर्धन जी बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से इतने अच्छे सुझाव अब हमें मिल रहे हैं, ये सुझाव अगर वो अपनी सरकार को देते तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सही हो सकती थी। जिस तरीके से अगर हम देखें तो लंपी में गौ माता से ही शुरू करूँगी, क्योंकि भीलवाड़ा से आए हुए माननीय विधायक ने अपनी पीड़ा को रखा है। लंपी के दौरान पूरे राजस्थान ने देखा कि किस तरीके से गायों के मेडिसिन्स जो जिस समय पर पहुंचनी चाहिए थी वो उस समय पे नहीं पहुंची, जिसकी वजह से गौ माता को हमें खोना पड़ा। और हर गांव के अंदर जब इन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये पर प्रति गाय देंगे, वो भी सब जनों को नहीं मिल पाए हैं। इस तरीके की ये कांग्रेस सरकार और इनकी झूठी नीतियों पर क्या कहना है, ये जनता ने तो इनको जवाब दे ही दिया है। मेरे को कुछ ज़्यादा इनके बारे में चर्चा नहीं करनी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं सभापति महोदय, लेकिन नए विधायकों को थोड़ा समय ज़्यादा दें। इस बात का मैं अपनी चर्चा से पहले, क्योंकि 3 मुद्दों पे मुझे बोलना है, इसलिए माननीय सभापति महोदय, पशुपालन विभाग, सबसे पहले तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय से एक विषय उनकी जानकारी में लाना चाहूँगी कि बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय जो राजसमंद में 13 वर्षों से कार्यरत था, उसकी भूमि भी आवंटित हो गई थी। स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी जब वहाँ से विधायक थे उस समय भूमि आवंटित हो गई थी, लेकिन वहाँ पर उस वक्त अतिक्रमण था, जिसकी वजह से कार्य नहीं चालू हो पाया था। क्योंकि सरकार बदली और पूर्ववर्ती सरकार ने अपने एक मुझे लगता है मुहिम चालू करी थी कि जो भी 18 में हुए हैं वो सब कार्य बंद होने चाहिए। उसी के अंदर वहाँ पे वो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का कार्य और उसकी जो उसके लिए जो पैसा आवंटित था DMFT फंड से, वो फंड कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। फिर कोरोना के आने की वजह से वापस से कार्रवाई में दिक्कत हुई, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने उसके पीछे लगकर सभी लोगों ने संघर्ष करके, राजसमंद के पूरे परिवार ने मिलकर संघर्ष किया इस बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के लिए, और वो भूमि अब अतिक्रमण मुक्त है। लेकिन आज भी वहाँ पे बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय नहीं बन पाया है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे राजसमंद की एक प्रमुख मांग मंत्री महोदय के पास रखूंगी कि हमारे राजसमंद को वो बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय वापस दिया जाए, क्योंकि जिला मुख्यालय का हक होने के साथ साथ राजसमंद के आसपास किसान बहुल्य और आसपास के सभी गाँव के लिए ये चिकित्सालय बहुत आवश्यक ज़रूरत है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो ये मांग रखूंगी। दूसरी एक बड़ी मांग मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जिला मुख्यालय पर हमारे यहाँ पे सहकारी डेयरी संघ नहीं होने के कारण पशुपालन का जो व्यवसाय है उसमें जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। उसके अलावा भी मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जितने भी डेयरी उत्पादक हैं, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ पर किसानों के पास 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, इससे ज़्यादा गाय नहीं हो पाती है। बड़ी बड़ी डेयरियों में आधुनिक व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिल जाती है, लेकिन जो ये माइक्रो लेवल पर जो स्मॉल स्केल हम कह सकते हैं कि ऐसे डेयरी संघ बनाए जिसमें माइक्रो डेयरी या स्मॉल स्केल में डेयरीज हो, जिनको भी आधुनिक व्यवस्था और उनका दूध उत्पादन कैसे बढ़ सकता है और गायों को किस तरीके से अच्छे से रखा जा सकता है उसकी भी उनको सुविधा मिले। इससे ना ही दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन महिलाओं को भी हम रोजगार से जोड़ पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरीके से उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे को दिया है। इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बहुत सारी हमारे को सौगातें मिली है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि मांगना बंद नहीं करना चाहिए, जितना मांगेंगे उतना हमें यकीन है आप पे कि आप ज़रूर से राजसमंद का विशेष ध्यान रखते हुए हमें देंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पशुपालन और पशु चिकित्सक इनकी भी भर्तियों में आपको विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो पद रिक्त हैं वो आज तक भी नहीं भरे। कितनी जगह जो छोटे चिकित्सा चल रहे हैं, जो स्मॉल छोटे गाँव के अंदर जो हमारे
हमारे पशुपालक हैं वो किस तरीके से अभी भी क्योंकि पद रिक्त है तो उनको सही समय पे उनको चिकित्सा नहीं प्राप्त हो पाती है, जिसकी वजह से उनको अपने पशुधन को भी खोना पड़ता है। तो ये 3 मुख्य राजसमंद की इश्यूज हैं जिसको मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर से इसमें विशेष करके ध्यान दें। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा के विषय के अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है जिसके अंदर राजस्थान को आरोग्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने 2024 के बजट में आयुष सेवाओं के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और उनके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र जी बैरवा ने भी आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रयास किया है। उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन राजसमंद के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने एक घोषणा करी थी इसी सदन में कि हर जिला मुख्यालय पर आयुष महाविद्यालय बनेगा, आयुष चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा। राजसमंद इकलौता एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहां पर आज भी जिला मुख्यालय की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वो महाविद्यालय हमारे यहाँ पर खोलें और इसके लिए 11 बीघा भूमि भी हमने आवंटित कर रखी है, हमने उसको ब्लॉक कर रखा है। तो उसके अंदर जो भी प्रक्रिया है उसको आप चालू करके उस महाविद्यालय को हमारे यहाँ पे जल्द से जल्द ज़रूर मुझे यकीन है कि आप उसमें कार्रवाई करते हुए हमारे यहाँ पर देंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आज भी भरोसा है। आज भी अगर आप देखेंगे हमारे पूर्व विधायक भी पूर्व में जो विधायक यहाँ पर बोल रहे थे, आदरणीय राजेंद्र जी ने भी ये बोला कि किस तरीके से आज भी गाँव में आयुर्वेद का एक अच्छा प्रचलन है। अभी भी अगर बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को काढ़ा देते हैं। अभी भी अगर कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो हम आयुर्वेद या होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा में उसको करते हैं, भले अजवाइन का पानी हो या कुछ भी। तो मैं आपसे विशेष करके निवेदन करूंगी कि आयुष को, आयुर्वेदिक चिकित्सा को गांव के अंदर एटलीस्ट हम इतना करें कि हर एक पंचायत स्तर पर एक नर्सिंग स्टाफ तो आयुर्वेदिक रहे ही रहे, ताकि ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इनका जो उपचार है वो अच्छी तरीके से आयुर्वेदिक कर सके, जिससे कि हमारे चिकित्सा विभाग पे भी जो प्रेशर है वो प्रेशर भी कम हो सकते हैं। और हमारे गाँव में भी ये मानता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ये विदेशी उपचार नहीं करने, हमारे को तो देसी उपचार चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे ये विशेष करके आग्रह करूंगी कि या तो नर्सिंग स्टाफ बढ़ाएं या डॉक्टर्स प्रोवाइड करें, लेकिन हर पंचायत मुख्यालय पर आप एक आयुर्वेद चिकित्सक जरूर रखें। नर्सेज की भर्तियों के लिए भी मैं आपको कहूंगी कि पहले 2013 तक जो आयुष की नर्सेज थी उनको मेडिकल नर्सेज के समान ही वेतन दिया जाता था, लेकिन 13 के बाद से इनको, जुलाई 13 के बाद से इनको 4200 रुपये तो नर्सिंग मेडिकल नर्सेज को मिलने लगा है और आयुर्वेदिक नर्सेज को 3600। मैंने अभी तक सभापति महोदय, मैंने आपसे पहले ही निवेदन करा है, 3 बोलने हैं, इसलिए मैं बहुत क्विकली बोल रही हूँ। वो अपनी बात रखिए। बिल्कुल मैं रख रही हूँ, आप मुझे मौका दीजिए पूरा बोलने के लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि इन आयुर्वेदिक नर्सेज को भी मेडिकल नर्सेज के समान वेतन ज़रूर दिया जाए, क्योंकि वो भी उतना ही काम करते हैं और उतना ही हमारे लिए सहयोगी होते हैं। देवस्थान विभाग के लिए मैं सबसे पहले हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर की जीर्णोद्धार की बात सोची, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ज्वलंत समस्या थी। द्वारकाधीश मंदिर में बहुत आस्था है लोगों की, लेकिन आज भी वहाँ पर पहुँचने का जो मार्ग है वो इतना सकड़ा है कि आए दिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो आपने जो द्वारकाधीश मंदिर को बजट में लिया उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं विशेष करके आग्रह करूँगी कि NH और भीलवाड़ा काकरोली मुख्य मार्ग, इन दोनों से अगर द्वारकाधीश मंदिर को जोड़ दिया जाए तो ना ही द्वारकाधीश मंदिर का जो हम कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन राजसमंद में भी छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे गाइड्स को आमदनी बढ़ाने का एक नया मौका मिलेगा। तो उसके लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इस द्वारकाधीश मंदिर को जीर्णोद्धार करके एक ऐसा वे बनाया जाए जिससे कि नाथद्वारा, द्वारकाधीश मंदिर, चारभुजानाथ और सावरिया सेठ, इन चारों मंदिरों के बीच में
विशेष करके रोडवेज बसेस के द्वारा कुछ ऐसा चालू किया जाए कि इन चारों मंदिरों में जो भी यात्री आते हैं, जो भी दर्शनार्थी आते हैं, वो इन चारों मंदिरों में दर्शन भी कर सके और उसके साथ हमारे द्वारकाधीश मंदिर में भी आ सके। खाटू श्याम जी के लिए जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए आपने इस बजट के अंदर प्रावधान करके उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करे हैं, मैं यही आशा करती हूँ कि द्वारकाधीश मंदिर में भी आप इसी तरीके का अच्छा बजट हमें देंगे, जिससे कि हमारे वहाँ पर बहुत अच्छे से सुविधाएं बढ़ सकेगी। इसके साथ ही साथ एमपी में, मध्य प्रदेश में ये होता है कि एमएलए लैड के द्वारा हम मंदिरों पे रुपए लगा सकते हैं। जो भी मंदिर देवस्थान विभाग के अंदर आते हैं वहाँ पे तो रुपए देवस्थान विभाग के द्वारा वहाँ पे लग सकते, लेकिन छोटे छोटे मंदिर आज भी पंचायत स्तर पे 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराने चारभुजा नाथ के मंदिर हैं, जिनके ऊपर पैसे नहीं लगा सकते, जिनका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, वहां पर इतनी उनकी इनकम भी नहीं है मंदिरों की कि वे खुद स्वयं कर सके। इसलिए मैं 1 मिनट और लूंगी बस सभापति महोदय, छोटी विधायक होने के नाते आप इतना सा मुझे दें, आपके संभाग की हूँ, तो उन मंदिरों पे भी हमें एमएलए लैड और एमपी लैड से ये एमएलए लैड का रुपया हम लगा सकें। 5 मिनट दे दो। धन्यवाद। एमएलए लैड के में आप ये इंक्लूड करें कि हम इन मंदिरों पे डायरेक्टली पैसा लगा सके ताकि इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके। फुल टाइम पूर्णकालिक पुजारियों के लिए भी मैं यहाँ पर बात रखना चाहूँगी कि उनका मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये करना चाहिए और उनके साथ जो सहायक और अंशकालीन पुजारी होते उनके लिए भी हमें व्यवस्था सोचनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पुजारियों को मंदिरों में अच्छे से मानदेय नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारे कोई दिक्कत होगी, क्योंकि लोगों का जो रुझान है, एक जो व्यवस्था है कि पुजारी बनने के लिए जिस तरह पढ़ाई करनी पड़ती है वो नहीं हो पा रहा है। 2 पॉइंट और बचे हैं और बाकी का मैं टेबल कर दूंगी, मैं नहीं बोलूंगी, आप मुझे अनुमति दें कि मैं अपना पॉइंट टेबल कर सकूं। मंदिर प्रबंधन के लिए जो पैसे देवस्थान विभाग, 1 पॉइंट और बोलूंगी भाई साहब, 1 सेकेंड, इनको 1 मिनट और ज्यादा देंगे। मंदिर प्रबंधन के लिए देवस्थान विभाग अपने जो रुपए है वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगाए, ना कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सरकारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। अभी एक मुद्दा यहाँ पर विधायक साहब ने उठाया था कि किस तरीके से होटल बन रहा है। मैं यही कहूंगी कि जो इनकम मंदिरों की हो रही है वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होनी चाहिए, उसमें यूज होनी चाहिए, ना कि सहकारी बिल्डिंगों के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, लेकिन मेरे पॉइंट्स बाकी रह गए, आप मुझे परमिशन